हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी द्वारा स्टैनम मेटालिकम के माइंड रूब्रिक्स का दूसरा और फाइनल वीडियो है। पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे स्टैनम मेट पेशेंट अपने अर्दली स्प्लेंडर और ग्रेटनेस वाले ड्रीम को सच करने के लिए आर्डेंटली अपने काम पर फोकस करता है, लेकिन सेंसिटिव टू व्हाट अदर्स से अबाउट हर के कारण वो दूसरों को खुश करने में लगा रहता है। फॉर्च्यून के रिवर्स होने पर और अपने आफ्टरनून वाली गलतफहमी या गलती के कारण पेशेंट किसी भी काम को कंप्लीट नहीं कर पाता है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 वाला वीडियो ज़रूर देखिए ताकि स्टैनम मेट दवाई की जर्नी आपको समझ आए। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एवराइज फ्रॉम एंजाइटी अबाउट फ्यूचर एंड एंजाइटी अबाउट बिजनेस। जो स्टैनम मेट पेशेंट कभी जेनरस टू होकर दूसरों की मदद के लिए ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्चता था, अब पैसों को लूज करने पर रुपया बचाने की कोशिश में कंजूसी करने लगता है, क्योंकि उसे भविष्य की चिंता सताती है। इसी तरह पेशेंट अपने बिजनेस को लेकर भी परेशान हो जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट की बीवी बोली, डॉक्टर मेरे पति तो बहुत बड़े कंजूस हैं। बच्चों को स्कूल बस में भेजने की बजाय कहते हैं पैदल चला करो, इससे सेहत बनती है और बस के पैसे भी बचते हैं। इतना ही नहीं, पिछले डॉक्टर ने इनको 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को लेने के लिए कहा था, लेकिन ये सिर्फ सुबह की गोली खाते हैं ताकि 30 गोलियों की स्ट्रिप 15 दिन की जगह 1 महीने तक चले और इनके पैसे बचें। इसी तरह ये फॉलोअप के लिए भी डॉक्टर के पास 15 दिन की जगह 1 या 2 महीने के बाद ही जाते हैं। ये सुनकर पेशेंट बोला, डॉक्टर अगर सारे पैसे आज ही खर्च कर दिए तो फिर हम भविष्य में बच्चों की कॉलेज फीस को कैसे मैनेज करेंगे, या फिर कोई दूसरी ज़रूरत आ पड़ी तब क्या करेंगे। किसको पता आगे क्या होगा, लेकिन इस टेंशन के कारण ही मैं कंजूसी कर रहा हूं। फियर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड एंजाइटी अबाउट हाउसहोल्ड मैटर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इन रूब्रिक्स के अनुसार प्रेगनेंसी के दौरान स्टैनम मेट पेशेंट को लगातार डर और घरेलू कामों को लेकर चिंता होती रहती है। मतलब इनडायरेक्टली, जब तक पेशेंट एक लाइव वायबल चाइल्ड या एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट को डिलीवर ना करे तब तक वो डरी हुई और परेशान ही रहती है। एग्जाम्पल 1, पेशेंट बोला, डॉक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो बुक मैं लिख रहा हूं वो फ्यूचर में बेस्ट सेलर साबित होगी, लेकिन जब से मैंने इस किताब पर काम करना शुरू किया है तब से मुझे अलग अलग बातों को लेकर डर लग रहा है, जैसे कहीं कोई मेरे आइडियाज़ चुरा ना ले, या मेरे रेफरेंस नोट्स मिसप्लेस ना हो जाए, या कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए। इसलिए जब तक मैं इस बुक का काम पूरा नहीं कर देता और इसे प्रिंट करवा कर लॉन्च नहीं कर देता तब तक मेरा डर ख़त्म नहीं होने वाला है। तो ये रूब्रिक है फियर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एग्जाम्पल 2, पेशेंट बोली, डॉक्टर मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन अब घर के कामों को मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। इसलिए मुझे टेंशन लगा रहता है कि जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है तब तक पता नहीं घर को मेरे हस्बैंड ठीक से मैनेज कर पाएंगे या नहीं, वो नौकरानी भी टाइम पर आकर ठीक से साफ सफाई करेगी या नहीं। अब ये सब तो रब ही जाने। तो ये रूब्रिक है एंजाइटी अबाउट हाउसहोल्ड मैटर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक्साइटमेंट excitable in worm diseases. Shrieking feels as though she must. And satiric. वर्म्स यानी कीड़े या कोई भी ऐसे लोग जिनकी कोई इज्जत नहीं करता। जब वर्म्स हमारे शरीर में होते हैं तो ये पैरासाइट्स हमारा खून और खाना चूस कर खुद ग्रो करते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। सटायर मनोरंजन के लिए कही या लिखी हुई व्यंग वाली बात होती है, जिसमें किसी व्यक्ति, लोग, इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिक्स या सोशल स्ट्रक्चर्स से जुड़ी बेवकूफ़ियों और बुराइयों का मजाक बनाकर उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है। तो इन रूब्रिक्स के अनुसार स्टैनम मेट पेशेंट वर्म डिजीजेस में बहुत जल्दी अपसेट होकर इमोशनली रिस्पॉन्ड करता है और उसे लगता है कि जब तक वो चिल्लाकर यानी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगा तब तक लोग ना तो उसकी बात सुनेंगे और ना ही उसकी बातों को सीरियसली लेंगे।
इसके अलावा पेशेंट व्यंग्य के जरिए भी अपनी नाराजगी एक्सप्रेस करता है। एग्जाम्पल 1। पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरा बेटा एक नंबर का नालायक है, कोई काम नहीं करता है बल्कि सारा दिन मेरा खून चूसता है। मैं कमा रहा हूं और यह है कि बस खाते जा रहा है। देश के नीच और नाकारा नेता भी मेरे इस कपूत की तरह बस नए नए टैक्सेस लगाकर जनता की कमाई चूस कर मजे से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। इन दोनों के कारण मेरा मूड खराब हो गया है और मैं तुरंत किसी भी बात पर रिएक्ट करने लगा हूं। तो ये रूब्रिक है एक्साइटमेंट, एक्साइटेबल इन वर्म डिजीजेस। एग्जाम्पल 2। पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं चाहता हूं कि हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में करप्शन नाम का एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होना चाहिए, जिसमें स्टूडेंट्स को रिश्वत देने और लेने का पूरा प्रोसेस सिखाया जाए, ताकि उन्हें पता चले कि ट्रैफिक पुलिसमैन, गवर्नमेंट ऑफिसर और पॉलिटिशियंस को घूस देने में क्या फ़र्क है। कहाँ सिर्फ पैसों से काम चल जाएगा और कहाँ घूस लेने वाले को खुश करने के लिए होटल में मौज मस्ती का प्रबंध भी करवाना होगा। इतना ही नहीं, हमारे देश में भ्रष्टाचार को एक कानूनी रूप दे देना चाहिए। रिश्वत का फिक्स्ड रेट होना चाहिए ताकि घूस देने और घूस लेने वाले के बीच कोई मतभेद न हो। तो ये रूब्रिक है सेटरिक। सेटायर या सेटेरिक इस रूब्रिक को नई रेपर्टरीज में मॉकिंग के अंडर एक सब रूब्रिक की तरह दिया गया है। डिल्यूजन्स ऑफ एम्प्टीनेस and delusions imagines himself to be sick. Talking fatigues, worse using voice, and palpitations and anxiety, especially if she has to give directions in her domestic affairs in pregnancy. Dr. Herring's guiding symptoms में लिखा है, short difficult respiration caused by weakness of respiratory organs with great emptiness in chest. Emptiness का मतलब है खालीपन या शून्यता, यानी किसी चीज का ना होना। जैसे बर्तन खाली है, यानी उसमें खाना या पानी मौजूद नहीं है। स्टैनोमेट पेशेंट फिजिकली खास तौर पर चेस्ट में और मेंटली भी एम्प्टीनेस महसूस करता है। उसे यह भी गलतफहमी होती है कि वो बीमार है। यहां चेस्ट यानी सीना स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस का प्रतीक है। जैसे सीना ताने चलना या पफ्ड अप चेस्ट वाला व्यक्ति अपना सीना चौड़ा करते हुए एटीट्यूड और आत्मविश्वास के साथ चलता है और अपनी बुलंद आवाज से लोगों को डोमिनेट करता है। अब स्टैनोमेट पेशेंट श्रीकिंग के जरिए अपना डिस्प्लेजर दूसरों को कन्वे करना चाहता है, लेकिन सीने में खालीपन महसूस होने पर पेशेंट के लिए खुद का रोब जताना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपनी वॉइस को हंसने, गाने या विरोध करते समय आवाज ऊंची करने पर पेशेंट की तबीयत बिगड़ जाती है। यहां तक कि घरेलू कामों के निर्देश देते समय भी चिंतित पेशेंट की हार्टबीट एबनॉर्मली रैपिड या इरेगुलर हो जाती है। नतीजा, खुद की आवाज में कुछ भी बोलना पेशेंट को थका देता है। एग्जाम्पल 1। पेशेंट बोला, डॉक्टर जब से मेरे बच्चे घर छोड़कर विदेश में सेटल हो गए हैं, तब से मुझे अपनी लाइफ बिल्कुल ही खाली और बेमायने वाली लगने लगी है। यहां पेशेंट को माइंड लेवल पर डिल्यूजन्स ऑफ एम्प्टीनेस महसूस हो रहा है। एग्जाम्पल 2। पेशेंट का पति बोला, डॉक्टर मेरी बीवी दूसरी बार मां बनने वाली है। हमारी बेटी 12 साल की है और मेरी बीवी को चिंता लगी रहती है कि इस उम्र में गलत सहेलियों की संगत में बच्ची बिगड़ न जाए। इसलिए जब भी मेरी पत्नी मेरी बेटी को गलत दिशा में जाने से रोकने के लिए उसे समझाती है, तब मेरी वाइफ को घबराहट महसूस होने लगती है और उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। इतना ही नहीं, नौकरानी को वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करने के निर्देश देते समय भी मेरी बीवी की ऐसी ही हालत हो जाती है। तो ये रूब्रिक है palpitation and anxiety, especially if she has to give directions in her domestic affairs in pregnancy. Fear of men and fear in a crowd, anger with taciturnity, and cowardice with weakness must keep her bed.
मैन या मेन का मतलब सिर्फ बायोलॉजिकली एडल्ट मेल पर्सन्स ही नहीं, बल्कि कोई भी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और डोमिनेटिंग लोग हो सकते हैं जिनसे स्टैनामेट पेशेंट को खतरा महसूस होता है। अपनी कमजोरी के कारण स्टैनामेट पेशेंट कायर बनकर ताकतवर लोगों और भीड़ से डरने लगता है और इसलिए गुस्सा आने पर भी पेशेंट चुप रहता है। एग्जाम्पल 1। पेशेंट बोली, डॉक्टर मेरी भाभी की मनमानी से मैं परेशान हूँ, लेकिन क्या करूँ, पूरे घर को उन्होंने कंट्रोल कर रखा है। घर में उन्हीं की चलती है और कुछ बोलने जाओ तो झगड़ा करने लगती हैं, इसलिए मुझे उनसे डर लगता है। यहाँ पेशेंट की भाभी एक वुमेन यानी फीमेल है, लेकिन उसका बिहेवियर एक मर्द की तरह डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग है और अपनी भाभी की इन मैस्कुलिन क्वालिटीज के कारण पेशेंट उससे डरती है। इसलिए सही रूब्रिक है फियर ऑफ मेन। एग्जाम्पल 2। पेशेंट बोला, डॉक्टर गुस्सा आने पर मैं बिंदास होकर अपने परिवार वालों पर चिल्ला सकता हूँ, लेकिन मुझे चुप रहना बेहतर लगता है क्योंकि इन लोगों पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कोई बात समझाना बेकार है। बल्कि मेरा चेहरा और मेरी चुप्पी देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि अब बात को यहीं ख़त्म करना ही सही है। तो ये रूब्रिक है एंगर विथ टैसिटर्निटी। एग्जाम्पल 3। पेशेंट बोला, डॉक्टर बीमारी के कारण मैं पहले ही कमज़ोर हो गया हूँ। अब मेरा भाई घर में तानाशाह की तरह हुक्म चला रहा है, लेकिन बड़ा भाई होने के बावजूद मुझ में उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। मुझे यही लगता है कि जो कुछ भी वो कर रहा है उसे करने दो, क्योंकि इसी में मेरी भलाई है। इसलिए मैं बस अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ा रहता हूँ। यहाँ पेशेंट ने बताया कि वो वीक फील कर रहा है और इसलिए अपने छोटे भाई की गलत हरकतों को रोकने की बजाय पेशेंट एक कायर की तरह सब कुछ सह रहा है और अपने बेड पर पड़ा रहता है, यानी अपने कंफर्ट जोन को रिटेन किए हुए है। इसलिए सही रूब्रिक है कावर्डिस विथ वीकनेस मस्ट कीप हर बेड। सैडनेस, डिप्रेशन विथ एवर्जन टू मेन, company aversion to when alone ameliorates, hatred of men and misanthropy। जिस स्टैनामेट पेशेंट को कभी लोगों के साथ रहना अच्छा लगता था और अकेलेपन से प्रॉब्लम होती थी, उसे अब लोगों के रूड बिहेवियर के कारण उनसे दूर रहकर अकेले रहना पसंद आने लगता है। जो पेशेंट दुखी होने पर सिर्फ पावरफुल लोगों यानी मेन को ही नापसंद करता था या नफरत करता था, अब सभी इंसानों से घृणा महसूस करने लगता है। मिज़ैंथ्रोपी, इस शब्द का मतलब है मानव द्वेष। ये व्यक्ति पूरी मानव जाति से नफरत करता है और लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। ऐसे पेशेंट के अनुसार हर इंसान स्वाभाविक रूप से दोषपूर्ण, स्वार्थी या विनाशकारी होता है और ह्यूमन काइंड के प्रति घृणा महसूस होने के कारण ये पेशेंट सामाजिक संबंधों से दूर हो जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर आज हर इंसान मतलबी है, दोस्ती यारी भी सिर्फ नाम के लिए है, बुरे वक्त में तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, पैसे के लिए लोग कोई भी गलत काम कर सकते हैं, इतिहास गवाह है कि तख्त और दौलत पाने के लिए राजाओं ने अपने ही भाइयों तक का कत्ल करवाया है। आज भी लोग क्या कर रहे हैं, आईटी पार्क बनाने के लिए जंगलों को काट रहे हैं और जानवरों को बेघर कर रहे हैं। कोई मनुष्य हो या कोई मुल्क, बस अपना कंट्रोल बनाने के लिए एक दूसरे के साथ जंग लड़ने में लगा है, आतंक फैला रहा है और बॉम्ब गिराकर दूसरे की बर्बादी का मजा ले रहा है। इसके अलावा रियल और फेक रेप और डाउरी केसेस, अब और क्या कहूँ, ये सब दुनिया वाले बहुत बुरे हैं और इसलिए मुझे मानव जाति से घिन आती है। आंसर्स एवर्जन टू, आंसर्स एब्रप्टली, शॉर्टली, कर्टली एंड आंसर्स रिलक्टेंटली। लोगों से नाराज स्टैनामेट पेशेंट अब किसी भी सवाल का जवाब देना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। ज़रूरत पड़ने पर पेशेंट रूखेपन से सडनली और रूडली लेकिन टू द पॉइंट रिप्लाई करता है या फिर बहुत ना चाहते हुए और झिझकते हुए जवाब देता है। एग्जाम्पल 1। जब डॉक्टर ने पेशेंट से पूछा कि उसे क्या तकलीफ है, तब पेशेंट बोली, थायराइड है।
फिर डॉक्टर ने पूछा कितने समय से प्रॉब्लम है, तो पेशेंट बोली 2 साल। यहाँ पेशेंट के जवाब देने का टोन सडन, डायरेक्ट और हर्टफुली टू द पॉइंट है। इसलिए ये रूब्रिक है आंसर्स एब्रप्टली, शॉर्टली, कर्टली। एग्जाम्पल 2। जब डॉक्टर ने पेशेंट से पूछा कि उसे क्या तकलीफ है, तब पेशेंट टेंशन में इधर उधर देखने लगा और फिर फाइनली बोला बुखार है, आप बस दवा दे दीजिए, और नाराज होकर नीचे देखने लगा, मानो वो डॉक्टर से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था। यहाँ पेशेंट का टोन और नाराजगी कन्वे करती है कि वो न चाहते हुए भी जवाब दे रहा है। इसलिए ये रूब्रिक है आंसर्स रिलक्टेंटली। सैडनेस, लुकिंग डाउन व्हेन वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट। वीपिंग, नर्वस ऑल डे, feels like crying all the time, but it makes her worse. Weeping, consolation, comforted, no desire to be. And thoughts, thinking, makes her wretched. ये सारे रूब्रिक्स स्टैनोमेट पेशेंट के अनहैप्पी स्टेट को कन्वे करते हैं, जहां वो दुखी होकर रोती है, लेकिन ऐसा करने से उसका दुख बढ़ जाता है। इसके बावजूद उसे किसी से दिलासा नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, किसी भी बात के बारे में सोचने पर पेशेंट खुद को दुखी और घृणा योग्य महसूस करती है। वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, इस फ्रेज का मतलब है एक राह चुनकर उस पर अपने पैरों से यानी खुद के बलबूते पर चलकर अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाना। एग्जाम्पल 1। पेशेंट बोला, डॉक्टर, उदासी में अब किसी से नजरें मिलाने का भी मन नहीं करता है, इसलिए मैं बस सिर झुकाकर अपने घर या ऑफिस के लिए जाने वाले रास्ते पर बिना किसी को देखे या बात किए चला जाता हूँ। इतना ही नहीं, अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए जो स्टेप्स मैंने लिए हैं उनको लेकर भी मेरा बहुत नेगेटिव माइंडसेट है। मैं जॉगिंग कर रहा हूँ और जंक फूड भी कम ले रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरा मन उदास ही रहता है। यहाँ मेटाफोरिकली पेशेंट ने अपनी डिजीज़ को ठीक करने के लिए एक रास्ता चुना है, यानी वो खुद डाइट और जॉगिंग कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो नीचे देख रहा है, मतलब अच्छा फील करने की बजाय वो अब भी लो और उदास फील कर रहा है। इसलिए लिटरली और मेटाफोरिकली पेशेंट के लिए कॉमन रूब्रिक है सैडनेस, लुकिंग डाउन व्हेन वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट। एग्जाम्पल 2। पेशेंट बोला, डॉक्टर, अपनी लाइफ के बारे में सोचता हूँ तो यही लगता है कि मैंने कैसी दुख दर्द और तकलीफ भरी जिंदगी जी है। 10 साल का था तो माँ के गुजरने पर पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और मुझे घर से निकाल दिया। फिर मैंने गुटखा खाकर अपना इतना बुरा हाल कर दिया कि अब मुंह के कैंसर के कारण मेरे लिए खाना पीना और बात करना भी मुश्किल हो गया है। इलाज का खर्चा अलग और ठीक होने की उम्मीद भी कम है। इतना ही नहीं, सोचकर घिन आती है कि अब मुझे ऐसी जगह रहना पड़ रहा है जहाँ पीने का साफ पानी तक नहीं है, और थर्ड क्लास पड़ोसियों के अलावा मैं एक ऐसे नालायक बेटे को झेल रहा हूँ जिसके कारण इस बीमारी में भी मुझे पैसों के लिए काम करना पड़ रहा है। रब ऐसे बुरे हालात किसी दुश्मन को भी ना दे। तो ये रूब्रिक है थॉट्स, थिंकिंग मेक्स हर wretched. Irritability and morose ओपन एयर अमेलियोरेट्स। मोरोज में किसी कड़वी बात के कारण पेशेंट के बर्ताव में उदासी भरी चुप्पी नजर आती है। मुंह फुलाकर चुपचाप बैठे रहने पर पेशेंट तो खामोश होता है, लेकिन उसका चेहरा उसकी नाराजगी एक्सप्रेस कर देता है। ओपन एयर, ओपन मतलब खुला हुआ, जहां किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस या बंदिशें नहीं हैं। एयर मतलब एटमॉस्फेयर, जिसमें इंसान को जिंदा रखने वाली गैसेस स्पेसिफिकली ऑक्सीजन मौजूद है। बिना एयर के इंसान सांस नहीं ले सकता है और इसलिए एयर एक लाइफ सस्टेनिंग एंटिटी है। तो ओपन एयर के 2 मीनिंग्स हैं। पहला, खुली हवा वाला माहौल जिसमें इंसान बिना किसी दिक्कत के सांस ले सकता है, और दूसरा, एक ऐसी जगह जहां पेशेंट पर किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और इसलिए पेशेंट अपनी मन मर्जी से जो कुछ कहना या करना चाहे कर सकता है। तो अपनी बुज़दिली और लोगों की रूडनेस से चिढ़ने वाला स्टैनम मेट पेशेंट ऐसी जगह में होना चाहता है
जहां वो बिना डरे खुद को एक्सप्रेस कर सके। एग्जाम्पल, एक हाइपरटेंसिव पेशेंट बोला, डॉक्टर, पिछले महीने मुझे हार्ट अटैक आने पर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। इसलिए मुझे मेरे डॉक्टर ने डाइट प्लान दिया है, जिसके कारण मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं खा सकता। परिवार वाले भी मुझे खाने पीने से रोकते टोकते रहते हैं। टीवी देखता हूं तो बोलते हैं वॉच टाइम कम करो, नहीं तो आंखें खराब हो जाएंगी। उनकी इन बंदिशों से मुझे चिढ़ महसूस होती है और कई बार मैं बिना कुछ कहे सिर्फ मुंह फुलाकर चुपचाप बैठे रहता हूं। इसलिए घर से बाहर, जहां मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता है, वहां मेरा ये खराब मूड ठीक हो जाता है। एंजाइटी इन डिस्पनिया मस्ट लूजन क्लोथिंग। हम क्लोथ्स दो कारणों से पहनते हैं। पहला, कपड़े हमारे बॉडी पार्ट्स को कवर करते हैं और मौसम के एडवर्स इफेक्ट्स से बचाते हैं, तो ये उनका प्रोटेक्टिव फंक्शन है। और दूसरा, कपड़े हमें खूबसूरत और कंफर्टेबल महसूस कराते हैं, तो ये उनका डेकोरेटिव फंक्शन है। तो इस रूब्रिक के अनुसार सांस लेने में दिक्कत होने पर स्टैनोमेट पेशेंट चिंतित हो जाता है और उसे लगता है कि उसे अपने कपड़ों को ढीला कर देना चाहिए। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, मैं अपनी बेटी को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हूँ और इसलिए मैंने उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, जैसे जंक फूड मत खाओ, यहाँ मत जाओ, इससे बात मत करो। लेकिन मेरे इसी बर्ताव के कारण मेरी बेटी बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी है और कहती है कि मैंने उसका जीना मुश्किल कर रखा है। इसलिए मुझे चिंता हो रही है कि अगर उसे मेरी वजह से दिक्कत महसूस हो रही है तो फिर पता नहीं क्या होगा। इसलिए अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी बेटी को थोड़ी आज़ादी यानी ढील देनी चाहिए। उस पर इतना टाइट कंट्रोल रखना ठीक नहीं है। इसी तरह एस्मा के कारण जब मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है तब मैं अपनी टाई ढीली कर देता हूँ और शर्ट के बटन भी खोल देता हूँ। हालांकि ऐसा करने से मेरी तकलीफ में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पेशेंट ने अपनी बेटी पर सख्त रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, मतलब मेटाफोरिकली उनका प्रोटेक्टिव बिहेवियर यानी क्लोथिंग टाइट होने से बेटी के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है, यानी वो डिस्पनिया महसूस कर रही है। इसलिए पेशेंट को चिंता हो रही है और उसे लगता है कि क्लोथिंग को लूजन यानी ढीला कर देना चाहिए। ड्रीम्स, लाउड नॉइस, क्रूएल्टी, क्वारल्स, फाइट्स, बैटल्स एंड राइट्स, complaining, plaintive during sleep, praying timidly during sleep, begging, entreating in sleep, and whimpering during sleep. अब स्टैनोमेट पेशेंट को बुरे इवेंट्स से जुड़े सपने आते हैं, जिनमें लोग बेरहमी से लड़ाई झगड़े, मारामारी और दंगे फसाद कर रहे हैं। इन सपनों से परेशान होकर ये कावर्डली पेशेंट कॉन्शियसली यानी होश में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस न कर पाने पर नींद में अपने डिसप्लेजर को लेकर शिकायत करता है और दुआ मांगता है। स्लीप, इस शब्द का मतलब है नींद। इस स्टेट में इंसान अपनी आंखें बंद रखकर आराम कर रहा होता है और इस रेस्टफुल हालत में कॉन्शियसनेस के सस्पेंड हो जाने के कारण उसे अपने और अपने आसपास हो रही एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती है। मतलब स्लीप स्टेट में पेशेंट अनअवेयर होता है कि वो खुद क्या कह रहा है, क्या कर रहा है और उसके सराउंडिंग्स में क्या इवेंट्स हो रहे हैं। इसी तरह जब सब कुछ जानते हुए भी पेशेंट प्रॉब्लम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता है, तब मेटाफोरिकली यही कहा जाता है कि पेशेंट अब भी सो रहा है। ड्यूरिंग, इस शब्द का मतलब है किसी इवेंट के शुरू होने से लेकर उसके समाप्त होने तक का समय, यानी पूरे इवेंट के दौरान होने वाली कोई बात। प्रेइंग वर्सेस बेगिंग, इन दोनों वर्ड्स का कॉमन मीनिंग है किसी सुपीरियर या स्ट्रॉन्गर एंटिटी या पर्सन ऑफ अथॉरिटी से हम्बली यानी विनम्र होकर हेल्प या फेवर की रिक्वेस्ट करना। यह एंटिटी गॉड के अलावा ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो पेशेंट के अनुसार पेशेंट की इच्छाएं आसानी से पूरी कर सकता है। प्रेइंग, इस शब्द का मतलब है रब से प्रार्थना करना या दुआ मांगना। पेशेंट परमात्मा यानी खुद से ज़्यादा पावरफुल एंटिटी से हाथ जोड़कर रिस्पेक्टफुली और हम्बली कोई इच्छा पूरी करने की रिक्वेस्ट करता है, या किसी अनप्लेजेंट इवेंट के ना होने की दुआ मांगता है,
या फिर किसी अच्छे इवेंट के लिए गॉड को धन्यवाद देता है या फिर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। प्रेइंग में पेशेंट रब से मांगते समय ये जानता है कि रब सबसे ज़्यादा पावरफुल एंटिटी है, लेकिन इसके बावजूद पेशेंट अपनी डिग्निटी लूज किए बिना विनम्रता से विनती करता है कि गॉड उसके थॉट्स या विशेस को पूरा कर दे। बेग या बेगिंग, इस शब्द का मतलब है भीख मांगना, जिसमें पेशेंट अपने से स्ट्रॉन्गर व्यक्ति से मदद, पैसे या किसी ज़रूरी चीज़ को जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की रिक्वेस्ट करता है और एक बार न देने पर पेशेंट बार बार अपनी रिक्वेस्ट दोहराकर सामने वाले के आगे अपने हाथ जोड़कर, अपना दामन फैलाकर या उस व्यक्ति के पैर पड़कर फेवर देने के लिए राज़ी करने की कोशिश करता रहता है। जैसे भिखारी लोगों से पैसे प्राप्त करने के लिए उनके पैर पड़कर उनसे बार बार भीख देने की गुहार लगाते हुए कहता है कि भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो जहां प्रेइंग में पेशेंट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बरकरार रखते हुए रब से मदद की रिक्वेस्ट करता है, वहीं बेगिंग में पेशेंट अपनी डिग्निटी को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपने आत्मसम्मान की परवाह किए बिना गॉड से मदद की भीख मांगता है। प्लेंटिव, ये शब्द व्यक्ति की बात में विनती, दुख और हताश यानी डेस्परेट टोन को कन्वे करता है। विम्परिंग, इस शब्द का मतलब है रिरियाना, जिसमें व्यक्ति एक लो पिटीफुल यानी धीमी दयनीय आवाज में रोकर अपना दुख या नाराजगी एक्सप्रेस करता है। एग्जाम्पल 1, पेशेंट बोली, डॉक्टर वैसे तो मेरी बहू बहुत अच्छी है और मुझे उससे कोई खास तकलीफ नहीं है, लेकिन उसे ठीक से बर्ताव करना चाहिए ना। देखिए ना डॉक्टर, वो बच्चों पर ध्यान नहीं देती है, खाना भी ठीक से नहीं बनाती है और सारा दिन मोबाइल पर वीडियोस देखने में लगी रहती है। उसकी वजह से मुझे खुद शाम को चाय बनानी पड़ती है। जब इस पर डॉक्टर ने कहा कि आपकी बातों से लगता है कि आप अपनी बहू से काफ़ी नाखुश हैं, तब इस पर पेशेंट तुरंत बोली, अरे डॉक्टर ये क्या कह रहे हैं, मैं अपनी बहू की शिकायत थोड़ी ही कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ कि उसे क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पेशेंट बोल रही है कि उसे अपनी बहू से कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन उसी समय वो बहू की खामियां बताकर उसकी शिकायत कर रही है। मतलब पेशेंट बहू को लेकर अपनी नाराजगी एक्सप्रेस कर रही है, लेकिन अवेक यानी होश में होते हुए भी वो अनअवेयर है कि इसी को शिकायत करना कहते हैं। यानी मेटाफोरिकली पेशेंट स्लीप स्टेट में अपनी बहू से होने वाली तकलीफें बताकर फरियाद कर रही है। इसलिए ये रूब्रिक है कंप्लेनिंग प्लेंटिव ड्यूरिंग स्लीप। एग्जाम्पल 2, पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरी ऐसी हालत है कि मैं मंदिर जाता हूँ और वहाँ मूर्ति के सामने विनम्र होकर हाथ जोड़ता हूँ, लेकिन अपनी कोई इच्छा पूरी करने की बात नहीं करता हूँ, सिर्फ प्रणाम करता हूँ और घर चला आता हूँ। जब डॉक्टर ने पूछा कि ऐसा क्यों, तब पेशेंट बोला, डॉक्टर भगवान को सब मालूम है ना, तो उन्हें मैं क्या बताऊँ, लेकिन यदि वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं तो उनकी बड़ी कृपा होगी। इस पर पेशेंट की बीवी बोली, डॉक्टर इनके बड़े भाई यानी मेरे जेठ जी बैंक मैनेजर हैं, जिनके एक इशारे पर मेरे पति को आसानी से लोन मिल सकता है, लेकिन ये इतना संकोच करते हैं कि क्या कहूँ। अपने बड़े भाई के घर जाते हैं, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन लोन की बात करने की इनमें हिम्मत नहीं होती है, जबकि लोन न मिलने से ये अपने बिजनेस में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अब अपने भाई से बात करने में कैसी हिचकिचाहट। यहाँ दोनों सिचुएशंस में पेशेंट अपने से ज़्यादा पावरफुल एंटिटी यानी गॉड और बड़े भाई के दर्शन करने जाता है, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताता है। पेशेंट का बड़ा भाई उसका लोन बहुत आसानी से अप्रूव करवा सकता है, यानी मेटाफोरिकली वो गॉड के समान है, लेकिन पेशेंट अपनी झिझक के कारण प्रॉब्लम को लेकर अवेयर होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं ले रहा है, यानी मेटाफोरिकली पेशेंट स्लीप स्टेट में है। इसलिए इन दोनों वर्जन्स का कॉमन रूब्रिक है प्रेइंग टिमिडली ड्यूरिंग स्लीप। एग्जाम्पल 3, पेशेंट बोला, डॉक्टर आपको रब का वास्ता मुझे दवा देकर अच्छा कर दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, कहूँ तो पैर पड़ता हूँ, लेकिन मुझ पर यह उपकार कर दीजिए। अगर आप दवा नहीं दे सकते तो जहर दे दीजिए, लेकिन मुझे इस बीमारी से छुटकारा दिलाइए। इस पर डॉक्टर ने कहा, रिलैक्स, आप इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हो, आपको दवा चाहिए या जहर। इस पर पेशेंट तुरंत बोला, डॉक्टर इस तरह मतलब, मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा हूँ,
मैं तो बस अपनी तकलीफ के लिए इलाज चाहता हूं। अब दवा देना है या जहर, इसका फैसला आप कीजिए। यहां पेशेंट डेस्परेटली डॉक्टर से इलाज की गुहार लगाते हुए निवेदन कर रहा है, लेकिन जब डॉक्टर उसे ऐसा बिहेव करने से रोकते हैं तब पेशेंट कहता है कि वो भीख नहीं मांग रहा है। इसी तरह पहले पेशेंट कहता है कि डॉक्टर या तो उसे ठीक कर दें या पॉइजन दे दें, लेकिन डॉक्टर के पूछने पर वो तुरंत डॉक्टर को ही फैसला लेने के लिए कहता है। तो इन दोनों बिहेवियर्स में पेशेंट अर्जेंसी कन्वे करते हुए ज़रूरी चीज़ को जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन होश में होते हुए भी वो अनअवेयर है कि इस बिहेवियर को ही विनती करना कहते हैं, यानी मेटाफोरिकली पेशेंट स्लीप स्टेट में भीख मांग रहा है। इसलिए सही रूब्रिक है बेगिंग एंड ट्रीटिंग इन स्लीप। एग्जाम्पल 4। पेशेंट की मम्मी बोली, डॉक्टर मेरी बेटी किसी भी बात पर आवाज़ में रोना शुरू कर देती है, लेकिन जब भी मैं उससे पूछूं कि आखिर वो क्यों रो रही है तब कहती है मैं कहाँ रो रही हूँ, मैं तो बस बता रही हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है। अब ये सुनकर यदि हम इसे दवा लेने के लिए कहते हैं तो ये दवा लेती नहीं है, सिर्फ करती रहती है। तो पेशेंट होश में होते हुए भी अनअवेयर है कि वो रिरिया रही है, यानी मेटाफोरिकली पेशेंट स्लीप स्टेट में विम्पर कर रही है। इसी तरह दर्द को लेकर अवेयर होने के बावजूद पेशेंट दवा नहीं ले रही है, मतलब कोई एक्शन नहीं ले रही है, यानी मेटाफोरिकली यहां भी पेशेंट स्लीप स्टेट में है। इसलिए इन दोनों वर्जन्स का कॉमन रूब्रिक है विम्परिंग ड्यूरिंग स्लीप। कैरीड डिजायर्स टू बी कॉन्स्टेंटली। खुद में एनर्जी न होने के कारण अब स्टैनामेट पेशेंट ये चाहता है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर चलता रहे, भले ही ऐसा करने से पेशेंट की तकलीफें कम हो या ना हो। एग्जाम्पल, पेशेंट बोली, डॉक्टर मेरी स्किन प्रॉब्लम के लिए आप मुझे क्रीम या लोशन दे दीजिए जिसे मैं हमेशा लगाती रहूं, चाहे मुझे खुजली की तकलीफ हो या ना हो। कैरीड डिजायर्स टू बी ओवर शोल्डर। शोल्डर या कंधा ये शब्द जिम्मेदारी उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे किसी के कंधों पर कर्ज चुकाने का बोझ है। इसका मतलब इस इंसान पर पैसे लौटाने की जिम्मेदारी आ गई है या उसे सौंप दी गई है। तो स्टैनामेट पेशेंट चाहता है कि दूसरे उसकी प्रॉब्लम्स को रिस्पॉन्सिबली सॉल्व करें। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैंने तो सब कुछ आप ही पर छोड़ दिया है, इसलिए आपको जैसा ठीक लगता है आप कीजिए, लेकिन मुझे अच्छा कर दीजिए। डिल्यूजन्स हैज इनक्योरेबल डिजीज एंड ग्रीफ फॉर द फ्यूचर। कैरी न किए जाने पर स्टैनामेट पेशेंट को लगता है कि उसकी बीमारी लाइलाज है और इसलिए वह फ्यूचर को लेकर गहरे सदमे में चला जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर अगर आपसे भी ये तकलीफ ठीक नहीं हुई तो मुझे यही लगेगा कि मुझे ऐसी बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। वैसे भी मुझे यही लगता है कि मेरी किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है, इसलिए अपनी आगे की ज़िंदगी को लेकर भी मेरा मन उदास और मायूस ही रहता है, क्योंकि बीमारी के कारण परिवार, करियर और बाकी जिम्मेदारियों को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इंडिफरेंस टू एक्सटर्नल थिंग्स एंड टू प्लेजर। प्लेजर वाली फीलिंग हमें हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स द्वारा महसूस होती है। जब हम कोई मनमोहक नज़ारा देखते हैं या किसी परफ्यूम की खुशबू सूंघते हैं तब हमें अच्छा लगता है। तो प्लेजर किसी एक्टिविटी को करने से मिलने वाली अच्छी फीलिंग को कहते हैं। जो स्टैनामेट पेशेंट कभी अर्दली स्प्लेंडर और ग्रेटनेस के सपने देखता था, अब बाहरी चीज़ों और खुशी देने वाली एक्टिविटीज़ को लेकर बिल्कुल अनकंसर्न्ड हो जाता है। एग्जाम्पल 1। पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरे घर के बाहर या आस पड़ोस में क्या हो रहा है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो बाहर वाले हैं, इसलिए मैं सिर्फ इस बात पर फोकस करता हूं कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। तो ये रूब्रिक है इंडिफरेंस टू एक्सटर्नल थिंग्स। एग्जाम्पल 2। पेशेंट ने कहा, मेरे फ्रेंड्स टीवी पर मूवी देखकर मजे ले रहे थे, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। मुझे तो यही लगा कि मूवी है, चलो देख लेते हैं। अगर मुझे फिल्म पसंद आई भी तो क्या, यहां मनोरंजन से ज्यादा जरूरी कई काम हैं।
तो ये रूब्रिक है इंडिफरेंस टू प्लेजर। डिस्पेयर फ्रॉम एग्जॉशन। एग्जॉशन मतलब हार्ड एक्सर्शन के कारण स्ट्रेंथ, एनर्जी या रिसोर्सेज का पूरी तरह से ड्रेन यानी खाली हो जाना। तो फ्यूचर के ग्रीफ से दुखी स्टैनोमेट पेशेंट अब थक हार कर निराश हो जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर अपनी लाइफ और बीमारी को मैनेज करते करते मेरी सारी एनर्जी और जमा पूंजी खत्म हो गई है और अब मैं इतना थक चुका हूं कि मेरे बचने की कोई उम्मीद भी नहीं है। ट्रैंक्विलिटी रिकंसाइल्ड टू फेट। ट्रैंक्विलिटी इस शब्द का मतलब है एक गहरी शांति से भरी रिलैक्स्ड स्टेट जिसमें व्यक्ति हर तरह के मेंटल डिस्टर्बेंस जैसे एंजाइटी और एजिटेशन से पूरी तरह मुक्त है। इसलिए ऐसा व्यक्ति स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में अपना संयम यानी कंपोजर बनाए रखते हुए इंपल्सिवली रिएक्ट करने की बजाय ठंडे दिमाग से क्लियरली सोच समझकर फैसले लेता है। रिकंसाइल इस शब्द का मतलब है आपसी सहमति से मामले को सुलझाने के लिए सुलह करना। जैसे दो दोस्त झगड़ा करने के कारण एक दूसरे से नाराज रहते हैं, लेकिन यदि वो मिलकर मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हुए फिर दोस्त बन जाए या अपनी दुश्मनी खत्म कर दे तो इसे रिकंसिलिएशन कहते हैं। फेट ये एक स्टेट है जिसके अनुसार हमारी लाइफ के सारे इवेंट्स पहले से ही तय किए गए हैं यानी प्री डिटर्मिन्ड हैं और इंसान उन्हें चाहकर भी बदल नहीं सकता है या उन इवेंट्स को होने से रोक नहीं सकता है। इस प्री डिटर्मिन्ड स्टेट के अनुसार किसी इवेंट का आउटकम या एंड यूजुअली अनप्लेजेंट या एडवर्स होता है। तो इस रूब्रिक के अनुसार दुखी स्टैनोमेट पेशेंट अब उत्तेजित होने की बजाय अपने दिमाग को शांत रखते हुए अपनी लाइफ के अनप्लेजेंट इवेंट्स से नाराज रहने की जगह उनसे समझौता कर लेता है और इस बात को मान लेता है कि जो होना है वो होकर ही रहेगा। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर इस बीमारी से परेशान होकर मैंने इलाज में काफ़ी पैसा खर्च किया लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, तो फिर टेंशन लेने या चिंता करने से क्या फ़ायदा। इसलिए अब मैंने बिल्कुल शांत और रिलैक्स्ड होकर सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया है क्योंकि जो तकदीर में लिखा होगा वही होगा। सुइसाइडल डिस्पोजिशन फ्रॉम वीकनेस डेबिलिटी। फाइनली स्टैनोमेट पेशेंट को थकावट के कारण आत्महत्या करने की इच्छा महसूस होती है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, मन तो करता है कि इस कमजोरी और थकान भरी ड्रेन्ड आउट फीलिंग को झेलने से बेहतर है कि मैं अपनी जान दे दूं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए आपको स्टैनम मेटालिकम दवाई की जर्नी समझ आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।